गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। आज हम इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। पावर शेयरिंग आपका पॉलिटिकल साइंस से यूनिट फर्स्ट आपकी चल रही थी। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में कुछ रीजंस दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure that stability of political order. Imposing the uh, Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run, it undermines the unity of the nation. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. पावर शेयरिंग का दो आपके तर्क दिए गए हैं, दो रीजंस दिए गए हैं कि पावर शेयरिंग आपका सही क्यों है, सत्ता का बंटवारा ठीक क्यों है। इसके लिए दो पक्ष हैं कि भाई देखिए, मान चलिए कि अपने देश में दो ग्रुप्स हैं, एक मेजॉरिटी पे है, एक माइनॉरिटी पे है, और दोनों ही ग्रुप्स की अपनी अपनी एक महत्ता है, उनकी कुछ अपनी डिग्निटी है। तो अगर किसी सिर्फ एक पक्ष वालों को अगर सत्ता में भागीदारी दी जाए या पॉलिटिकल लीडर्स बनाया जाए या फिर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिर्फ एक ही मेजॉरिटी लीडर्स को दे दी जाए और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी अनदेखी की जाए, उनकी अवहेलना की जाए, तो इससे जो माइनॉरिटीज़ है, जो दूसरा ग्रुप है, उनके मन में थोड़ा सा देखिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो धीरे धीरे भेदभाव से ग्रसित होने लगते हैं और इससे एक दूसरे के प्रति हीन भावना तो आती है, साथ में लोग एक दूसरे से नफ़रत भी करने लगते हैं। भाई आप किसी दूसरे का हिस्सा खाएंगे और उसको जीने नहीं देंगे तो सीधी सी बात है कि वो आज नहीं तो कल इसके लिए प्रोटेस्ट तो करेगा ही। तो पावर शेयरिंग में आपका सत्ता का जो बंटवारा है वो दोनों ग्रुप्स में कर देने से फ़ायदा ये होता है कि दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ते नहीं हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, उनके बीच में विवाद नहीं होता है, सारी चीज़ें वो एक टेबल पे बैठ के निपटा सकते हैं आपस में बातचीत करके। जो आपका मेजॉरिटी ग्रुप होता है उनके जो ओपिनियंस होते हैं, आप शुरुआती दौर में तो माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर उसको थोप सकते हैं, उनको इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे टाइम के लिए होता है। अगर आप एक बड़े टाइम के लिए इसको देखें, आगे आने वाले भविष्य के हिसाब से देखें, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कब तक अपनी विचारधारा को इम्पोज कर सकते हैं किसी दूसरे ग्रुप्स के ऊपर, किसी दूसरी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, क्योंकि आज नहीं तो कल वो इस चीज़ से परेशान हो जाएगा और फिर वो विरोध करना शुरू कर देगा। तो इससे दोनों ही ग्रुप्स का घाटा होता है, माइनॉरिटीज़ का तो घाटा होता ही है, साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेजॉरिटीज़ के लिए भी घातक साबित होता है। There is a second deeper reason why power sharing is a good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participations acquire a stake in a system. पावर शेयरिंग आपका देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वरदान साबित हो सकता है। पावर शेयरिंग न होने पे क्या समस्याएं हो सकती हैं हम पिछले पॉइंट पे देख लिए हैं। पावर शेयरिंग सत्ता की जो साझेदारी है दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। इसमें होता ये है कि देखिए लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि इसमें सभी लोगों की बराबर भागीदारी बनी रहे। जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समूह हैं, जितने भी कास्ट सिस्टम है, जितने भी कास्ट वाले लोग हैं, रिलीजन वाले लोग हैं, सभी को इस लोकतंत्र में भागीदारी मिले, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, इसके लिए लोकतंत्र जाना जाता है। और पावर शेयरिंग में आपका सीन यही होता है कि सभी वर्गों को इसमें आने का मौका मिलता है और काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, एक स्टोरी दी गई है यहाँ पे खलील्स डिलेमा की, कि खलील के बारे में एक स्टोरी है।
As usual, Vikram was driving the motorbike under the vow of silence, and Vital was the pillion rider. As usual, Vital started telling Vikram a story to keep him awake while driving. This time the story went as follows. एक स्टोरी के तौर पे पूरा स्टार्ट किया गया है. विक्रम वेताल की स्टोरी है और विक्रम गाड़ी चला रहे हैं, वेताल पीछे उसके कंधे पे चढ़े हुए हैं और विक्रम गाड़ी चलाते चलाते सो न जाए इसके लिए वेताल ने एक कहानी शुरू की जो इस तरह से है. नीचे आपकी पूरी कहानी दी हुई है, इसको हम समझ लेते हैं. इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील. His parents came from different communities. His father was an Orthodox Christian and mother a Sunni Muslim. This was not so uncommon in this modern cosmopolitan city. People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital, Beirut. They lived together, intermingled, yet fought a bitter civil war among themselves. One of Khalil's uncle was killed in the war. बेरूत में एक लेबनान की स्टोरी है कि लेबनान के बेरूत में जो आपकी कैपिटल है उसमें खलील नाम का एक लड़का रहता था. उसमें उसके जो माता पिता थे वो दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ से थे, दोनों अलग रिलीजन्स को फॉलो करते थे. उसके पिताजी एक क्रिश्चियन थे और माँ उसकी मुस्लिम थी. ये बहुत लेस कॉमन नहीं है क्योंकि लेबनान में आपके अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और इसकी कैपिटल में आके बस जाते हैं. आपस में वो मिलजुल के भी रहते हैं, लेकिन जब आपका गृह युद्ध होता है, क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, देश के अंदर ही लड़ाइयाँ छिड़ती हैं, तो दोनों आपस में लड़ते भी हैं. जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं वो दोनों आपस में लड़ते भी हैं. और खलील के जो अंकल हैं वो इस वॉर पे इस सिविल वॉर पे मारे भी जा चुके हैं. एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर लेबनान लीडर्स केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज़. एज फॉर दीज रूल्स द कंट्री प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन. The Prime Minister must be from the Sunni Muslim community. The post of Deputy Prime Minister is fixed for Christian sect and that of the Speaker for Shia Muslims. Under this pact, the Christians agreed not to seek French protection and the Muslims agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. When the Christians and Muslims came to this agreement, they were nearly equal in population. Both sides have continued to respect this agreement. Through now the Muslims are in clear majority. सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद जितने भी लेबनान के पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सभी एक साथ बैठ के एक पावर शेयरिंग, जो पॉलिटिकल लीडर्स की पावर शेयरिंग है, जो सत्ता का बंटवारा है, उसको लेके एक ड्राफ्ट बनाने लगे और उसके हिसाब से सभी को चलना था. तो सभी जितने भी नेता थे, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, सिया हो, सुन्नी हो, तो सभी को बुला के इस बात पे चर्चा की गई. कुछ नियम बनाए गए और उस पर सभी सहमत हुए. नियम ये था कि जो देश का राष्ट्रपति होगा, जो देश का प्रेसिडेंट होगा, वो मैनोराइट पंथ का कोई कैथोलिक क्रिश्चियन होगा. ठीक है. जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा. जो वाइस प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा. और पार्लियामेंट का जो स्पीकर होगा, जिसको हम पार्लियामेंट का अध्यक्ष भी कहते हैं, संसद का अध्यक्ष भी कहते हैं, वो एक सिया मुसलमान होगा. इस एग्रीमेंट के बाद जो क्रिश्चियंस हैं, जब भी आपका गृह युद्ध होता था तो क्रिश्चियंस जो होते थे वो फ्रांस के पास चले जाते थे हेल्प मांगने के लिए. जो मुस्लिम्स होते थे वो अपने जो नेबर कंट्री थी सीरिया, उससे मदद मांगने के लिए चले जाते थे. जब आपका ये पावर शेयरिंग वाला रोल नहीं हुआ था और यहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी, तब की बात है. लेकिन जब ये एग्रीमेंट आपका साइन हो गया तो उसके बाद ये कहा गया कि जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं वो फ्रांस के पास नहीं जाएंगे हेल्प मांगने के लिए,
और जो मुस्लिम्स हैं वो सीरिया के पास नहीं जाएंगे मदद मांगने के लिए। तो दोनों एक दूसरे की बात से लगभग सहमत हो गए और उसके बाद दोनों ने आपस में साझेदारी करके सत्ता का बंटवारा करके उस पर बने रहे। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट। He is a popular man with political ambition, but under the present system, the top position is not of his reach. He does not practice either his father of or his mother's religion, and does not wish to be known by either. He cannot understand why Lebanon can't be like any other normal democracy. Just hold an election, allow everyone to contest, and whoever wins maximum votes become the president. No matter which community he comes from. Why can't we do that like in other democracies of the world? He asked his elders who have seen the bloodshed of the civil war, tell him that the present system is the best guarantee for peace. खलील को ये जो समझौता हुआ था, सभी ने मिलकर समझौता किया था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रेसिडेंट किस धर्म का रहेगा या स्पीकर किस धर्म का रहेगा। तो खलील को इसमें ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं थी, इसमें गड़बड़ी लग रही थी इसको। और इसने कहा कि जो प्रेसिडेंट का पद है, जो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पोजीशन है, उस पे हमारी पहुंच नहीं है। मतलब मुस्लिम्स, खलील की पहुंच नहीं है, मुस्लिम्स की पहुंच नहीं है, उसके लिए कोई क्रिश्चियन अलाउ किया गया है। तो वो इस सिस्टम से मतलब रूबरू नहीं हो रहा था। तो उसने ये कहा कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके हिसाब से चलें, जो एक्चुअल लोकतंत्र कहलाता है उस हिसाब से चलें। भाई एक हम इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन करवाने में सब लोग खड़े हो जाएं, जिसको इसको चुनाव लड़ना है वो खड़ा हो जाए, और उसके बाद जिसे जनता चुनती है, जिसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो अपना प्रेसिडेंट का पद संभाल सकता है या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। खलील का सिस्टम ये भी था कि खलील ना ही अपने पिता के धर्म को मानता था, ना ही अपनी माँ के धर्म को मानता था। वो सिर्फ एक इंसान के तौर पे जाना चाहता था, किसी धर्म को आड़ में लेके नहीं चलना चाहता था। उसने ये सारी चीज़ें जो उसके एल्डर्स थे, जो बुजुर्ग थे वहाँ पे, उससे ये बातें कही कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको हम मान लेते हैं। तो वो जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने सिविल वॉर झेला था, जिन्होंने खून खराबा देखा था, अपने लोगों की मौतें देखी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम फ़िलहाल अभी चल रहा है ये हमारे देश के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था है और इस पर चेंज नहीं होना चाहिए और इसी से शांति बनी रह सकती है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। वेताल wrapped up quickly and posed his customary questions to Vikram. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? Would you adopt the regular rules followed everyone as Khalil suggests, or stick to the old rules, or do something else? Vetal did not forget to remind Vikrams of their basic pact. If you have an answer in mind and yet do not speak up, your motorbike will freeze and so will you. Can you help poor Vikram in answering Vetal? अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी कि इनकी गाड़ी पहुंच गई टीवी टावर के पास जहाँ पे लोग अक्सर रुका करते थे, और बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछ लिया कि अगर आपको लेबनान का कानून जो लॉ है उसे अगर दोबारा लिखने का मौका मिले तो आप क्या करते? क्या आप जो पुरानी व्यवस्था चल रही है उसको चलने देते या फिर कुछ और करते? बेताल विक्रम और अपने बीच जो उसका एग्रीमेंट था, विक्रम बेताल का जो एग्रीमेंट होता है वो आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर वो उसको जवाब पता है और अगर जवाब अगर वो नहीं देता है तो ये तो मोटर बाइक वाली स्टोरी है, उस पर एक जंगल पे रहते हैं और आप दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहां से स्टोरी शुरू हुई थी, जहां से वो स्टार्ट किए थे, और बेताल फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीराइट किया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। NCERT वाले थोड़ा सा ज़्यादा होशियार हैं तो मोटर बाइक में बैठा दिए हैं। आप मोटर बाइक में देख सकते हैं विक्रम और बेताल को। तो कहता है कि अगर आपके दिमाग में कोई आंसर है और आप उसे अगर नहीं बता रहे हैं तो आपकी जो मोटरसाइकिल है वो जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो
लास्ट में दिया ये गया है, कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग बेताल। ये जो स्टोरी है, जो बेताल ने क्वेश्चन पूछा है विक्रम से, तो आप क्या इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा। आपके मन में जो भी सजेशंस आते हैं वो आप मुझे लिख के व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। Power sharing arrangements can take many forms. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की जो साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, पावर इज शेयर्ड among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. Each organ checks the others. This results in a balance of power among various institutions. Last year, we stated that in a democracy, even thought minister and government officials exercise powers, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, all thought judges are appointed by the executive. They can check the functioning of executive or laws made by the legislature. This arrangement is called a system of checks and balance. इस पॉइंट में आपकी तीन चीज़ें दी गई हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अपने देश में आपका जो सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम है, जिसको हम केंद्रीकरण नहीं कहते हैं, विकेंद्रीकरण वाले सिस्टम पे हम काम करते हैं। विकेंद्रीकरण का सिस्टम ये होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट में भी पावर्स आपकी संभागीय अधिकारी के पास होती है, साथ में जिलाधिकारी के पास भी होती है, पंचायतों की व्यवस्था भी की जाती है, नगर पालिका की व्यवस्था भी की जाती है, सरपंचों की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है आपका किसी भी स्टेट की असेंबली या विधानसभा आप कह सकते हैं। इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे देखते हैं कि एक लेजिस्लेचर मतलब आपका हो गया संसद। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया है एक कैबिनेट मिनिस्टर्स का पूरी कैबिनेट हो गई, जो एक्चुअल में लेजिस्लेचर का काम करती है। साथ में जुडिशरी है। देखिए, इसमें जनता की पूरी भागीदारी होती है। आप और हम में से ही कुछ लोग लेजिस्लेचर पे जाते हैं, फिर उसी लेजिस्लेचर में से कुछ लोग मिलके एक कैबिनेट बनाते हैं, और कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल रहती है लेजिस्लेचर के प्रति। अगर कैबिनेट सही तरीके से काम नहीं करती है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने का जो काम होता है, उसके ऊपर जो कंट्रोल करने का काम होता है, वो रहता है संसद का, लेजिस्लेचर का काम रहता है। और जो जुडिशरी है, जुडिशरी के जो लोग होते हैं, जो जजेस होते हैं या फिर और भी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जुडिशरी के, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर करती है, संसद करती है। लेकिन संसद और एग्जीक्यूटिव जो भी कानून बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको रिव्यू करने का काम जो करती है वो करती है जुडिशरी, है ना। तो जुडिशरी आपकी एक इंडिपेंडेंट संस्था है। वो संसद के किसी भी बनाए हुए कानून पे, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है या फिर जनता के हिसाब से नहीं चल रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है, जो आपकी कार्यपालिका है, जो कैबिनेट्स हैं, वो अगर सही तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं, जनता के अधिकारों का हनन कर रही हैं, तो उस पर अंकुश लगाने का काम या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम, उस पर दबाव बनाने का काम जुडिशरी करती है। ठीक है, तो यही जो चीज़ है, इसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। तीनों एक लाइन पे काम करती हैं। पहले लेजिस्लेचर बनती है, लेजिस्लेचर के बाद आपका एग्जीक्यूटिव बनती है, एग्जीक्यूटिव के बाद आपका जुडिशरी बनती है। और इसी के थ्रू बताया गया है कि डेमोक्रेसी में और मॉडल डेमोक्रेसी में किस तरह से सत्ता का सत्ता का बंटवारा होता है, पावर्स का बंटवारा होता है, और किस तरह से काम होता है। ठीक है, सेकंड है आपका, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स।
a general government for the entire country, and governments at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as the central or union government. The governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries. In India, we call them state governments. This system is not followed in all countries. There are many countries where there are no provincial or state government, but in those countries like ours, where there are different level of governments, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. This is what they did in Belgium. इससे बेहतर उदाहरण आप इंडिया का दे सकते हैं. पता नहीं आप बेल्जियम को क्यों ले आते हैं, श्रीलंका क्यों ले आते हैं, लेबनान क्यों आ जाता है बीच बीच में. इससे अच्छा आप हिंदुस्तान का उदाहरण दीजिए. This is what they did in Belgium, but was refused in Sri Lanka. This is called federal division of power. The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. Let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division of powers. We shall study these at some length in the next chapter. वाह. केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में इसमें बताया गया है. जब पूरे देश के लिए सभी क्षेत्रों के लिए एक साथ अगर कोई सरकार बनती है जो एक जगह पे केंद्रित रहती है, उसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. हमारे देश में भी सेम सीन है. आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और अलग अलग स्टेट्स के लिए भी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स बनी रहती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में आपका दोनों के लिए लॉज बने हुए हैं. इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है. स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, पंचायती राज के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, आपका नगर पालिकाओं के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, पार्लियामेंट का अलग है, जुडिशरी का अलग है. तो बहुत सारे आर्टिकल्स को मिला के हमारा संविधान बना हुआ है, जिससे वो सबसे बड़ा बनता है. तो सीन ये है कि आपका किसी भी देश में एक सर्वोच्च सत्ता होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. और उसके बाद जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स की भी गवर्नमेंट होती हैं. जो अलग हर कंट्री में आपका जो स्टेट्स की गवर्नमेंट होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट ही कहा जाए. उनके देश के हिसाब से अलग अलग उनका नाम दिया जाता है. कहीं पे काउंसिल्स कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है. यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. जब उससे भी नीचे आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आपका जो हमने बताया नगर पालिका, पंचायती राज, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम विकेंद्रीकरण भी कहते हैं. थर्ड है आपका पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियंस एंड linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. In some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. Last year we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give minority communities a fair share in power. In Unit 2, we shall look at various ways of accommodating social diversities. इस पॉइंट में आपका जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो वुमेंस हो और चाहे वो पिछड़ा समाज हो, उन सभी की रिप्रेजेंटेशंस की बात की जा रही है कि जब भी सत्ता का बंटवारा होता है तो उसमें जो भी सामाजिक समूह होते हैं, जैसे आपका जो जिनकी लैंग्वेज आपकी अलग है, जिनकी लैंग्वेज आपकी संरक्षित करने लायक है, उस हिसाब से उनको थोड़ी सी जगह दी जाती है. साथ में जो रिलीजियंस वाले हैं उनको भी आरक्षण दिया जाता है.
बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार थी वो इस व्यवस्था का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस व्यवस्था का एक कुछ जो देश हैं जैसे अपना इंडिया है, वहाँ पे आपका सभी के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में आपका शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की सीटें आरक्षित हैं। उसमें कुछ ऐसे लोगों को आरक्षित किया गया है जो किसी जैसे साइंस में वो बेहतर हैं, वो कल्चर्स में बेहतर हैं, वो म्यूज़िक में बेहतर है, वो किसी पत्रकारिता में बेहतर है, उनके लिए कुछ सीट्स आपकी आरक्षित की जाती हैं, है ना। वुमेंस के लिए फ्लैट आरक्षण होता है, उनके लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। तो इस तरह से सभी की भागीदारी को बनाए रखने के लिए संविधान में ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो सब जितने भी लोग हैं वो वंचित नहीं रहें, वो अपने आप को इस देश से अलग नहीं समझें, अकेला नहीं समझें, उन सभी की भागीदारी बनी रह सके। जैसे मान के चलिए एक क्लास में अगर 10 लोग हैं जिसमें से 7 बच्चे अगर अच्छा पढ़ते हैं और 3 बच्चे थोड़े कमज़ोर भी हैं, तो उन 3 बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनके तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा पिछड़े हैं। तो इसी तरह से भी देश में यही सीन होता है कि कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एलीट क्लास में पहुँच गए हैं, मिडिल क्लास पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी आज़ादी के 70 साल बाद भी अभी भी बहुत पिछड़े हैं, बहुत निचली स्थिति में जी रहे होते हैं। तो उनके लिए कुछ गवर्नमेंट व्यवस्थाएं करती है, कुछ उसके लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था करती है जिससे कि वो मुख्य धारा में सभी के साथ में जुड़ सकें। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स controls or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In the democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. They also will have a share in governmental power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision-making process. In Unit 3 आगे और भी पढ़ेंगे यूनिट 3 में। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह जो प्रेशर बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमें आपकी इस नीति पे भरोसा नहीं है या फिर ये नीति इस तरह से चेंज होना चाहिए। तो लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच में आपका चुनाव का विकल्प होना ज़रूरी है। आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये विकल्प आपका अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा दिखाई देता है। अलग अलग पार्टीज़ आपकी जैसे अभी कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, बीएसपी है, सपा है, ये सारी पार्टीज़ आपस में कंपटीशन करती हैं। जब भी आपको चुनाव होता है तो आप देखते होंगे कि सभी पार्टीज़ एक साथ भाषणबाजी करना स्टार्ट कर देती हैं, सभी आपस में कंपटीशन करती हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इससे होता ये है कि देखिए लोकतंत्र में मौका सभी को मिलना चाहिए कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, मौका सभी को मिलना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल केस नहीं है और आप बहुत नज़र में नहीं आ रहे हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। नेताओं को ये प्रॉफिट होता है कि वो मर्डर करने के बाद भी चुनाव लड़ लेते हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ती हैं उस सत्ता को पाने के लिए। ये इंडिकेट करता है कि डेमोक्रेसी में सत्ता किसी एक हाथ पे नहीं होनी चाहिए। अगर सत्ता किसी एक हाथ पे आ गई तो वो डेमोक्रेसी से हट के डिक्टेटरशिप में चला जाएगा और उसके बाद वो जैसा फैसला लेना चाहेगा वैसा फैसला ले सकता है। तो इस तरह से सत्ता का हस्तांतरण होना ज़रूरी भी है, अलग अलग लोगों के पास सत्ता होनी भी चाहिए। कभी कभी हम आपका डायरेक्ट इलेक्शन देखते हैं, डायरेक्ट पार्टीज़ आपकी अलाइंस हो जाती हैं, 2-3 पार्टीज़ मिलके आपस में एक संगठन बना के चुनाव लड़ती हैं। अगर वो इलेक्शन में जीत भी गए तो फिर वो
आपस में साझेदारी करके, गठबंधन करके, अलाइंस होके गवर्नमेंट चला लेते हैं। जैसे फ़िलहाल अभी भाजपा पूरे बहुमत के साथ सरकार में है, और कभी भाजपा की ये कंडीशन थी कि वो भी गठबंधन वाली सरकार में जीवित थी। कई बार हम बिजनेसमैन्स, फार्मर्स और भी जो औद्योगिक मजदूर वगैरह होते हैं, इनके कई संगठन होते हैं जो आपस में मिलके गवर्नमेंट के ऊपर या फिर उनकी किसी नीति के ऊपर दबाव बनाते हैं कि भाई ये जो नीति है, जैसे आपका अभी आप देख सकते हैं हाल ही का केस है, फार्मर प्रोटेस्ट जो था, जो गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉ लाए थे, उसके खिलाफ आपका दिल्ली पे बहुत बड़ा आपका विद्रोह देखने को आपको मिला था। सभी के सभी जितने भी आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तरफ के जितने भी किसान थे सभी दिल्ली पहुँच गए थे। दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को जाम कर दिया गया था। कई महीनों तक, सेकेंड वेव आने के पहले तक, कोरोना की सेकेंड वेव आने से पहले तक वहाँ पे पूरी दिल्ली जाम करके रखे हुए थे। तो ये जो तरीका है, ये सरकार पे दबाव बनाने का काम है। तो डेमोक्रेसी में हम ये भी देखते हैं कि जो अलग अलग संगठन होते हैं वो गवर्नमेंट में ना होने के बाद भी डेमोक्रेसी में अपनी भागीदारी पूरी निभाते हैं, है ना, सत्ता में भागीदारी पूरी निभाते हैं। तो कुछ समय के लिए पावर इनके पास भी रहती है। भाई डेमोक्रेसी में आप अगर गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना के कुछ चीज़ों में बदलाव ला पा रहे हैं तो आपका सत्ता में भागीदार होना तो लाजमी है। आप दिख रहे हैं कि आप, हाँ, पावर आपके पास भी है। तो पावर शेयरिंग का आपका एक ये भी उदाहरण है। यूनिट 3 में हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे।